नमस्कार। जो पिछला वीडियो आपकी जो है कट हो गया था, उसके अंतर्गत जो है अपन ऊष्मागतिकी का नियम पढ़ रहे थे और उस ऊष्मागतिकी के नियम में जो प्रथम नियम था उसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं पुनः। जो प्रथम नियम था उसमें अपन ने ये कहा था कि ऊर्जा को न तो अपन बना सकते हैं और न ही उसको मिटा सकते हैं। देखिए एक उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, अगर लकड़ी को जलाया जाए तो गतिज ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जलने से पहले निर्मुक्त गतिज ऊर्जा की मात्रा विभव ऊर्जा जो पहले से विद्यमान होती है उस लकड़ी के अंतर्गत उसके बराबर होती है। मतलब उससे न तो कम में पैदा होती है और न ही ज़्यादा उत्पन्न होती है। मतलब जो लकड़ी अपन जलाते हैं उस लकड़ी के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा एक गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। और गतिज जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा जो होती है, जैसे मान लो कि आप ऊपर कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर CO2 प्लस एनर्जी जो देख रहे हैं हीट एंड लाइट, इसके अंतर्गत देखिए जो CO2 बनी है उस CO2 के साथ में जो एनर्जी बनी है वो एनर्जी जो ऊर्जा जो है वो आपकी ऊर्जा जो है आपकी कार्बन में जो ऊर्जा थी वही ऊर्जा आपके निर्मुक्त हुई है। उससे न तो कम हुई है और न ही उससे ज़्यादा उत्पन्न हुई है। समान मात्रा में जो है उसके जो है ऊर्जा उत्पन्न हुई है। इसके बाद में देखिए ऊष्मागति का जो दूसरा नियम है वो अपन पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर देखिए कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती है वो किस प्रकार से सूर्य की जो ऊष्मा होती है उसको ग्रहण करती है। सूर्य की जो ऊष्मा है वो पेड़ पौधों के ऊपर गिरती है। मान लो कि सौर जो किरणें होती है वो लगभग 100 इकाई रूप में जो है तनु तंत्र के रूप में या तनु रूप में जो है 100 इकाई के रूप में ऊर्जा जो है पत्ती के ऊपर गिरती है। लेकिन पत्तियां जो है उसमें से 98% यानी 98 इकाई जो आपकी अति तनु प्रकाश जो होता है या अपन कह सकते हैं ऊष्मा के रूप में वापस जो है इसको विकिरित कर देती है ऊर्जा को। और फिर इसके बाद में देखिए C जो संग्रहण जो है 2 इकाई, मतलब 2 इकाई जो है इसके अंतर्गत संग्रहण कर लिया जाता है और वो सांद्र रूप में संग्रहण किया जाता है। यानी पत्ती जो होती है उस पत्ती के अंतर्गत ऊर्जा जो संग्रहित होती है वो केवल 2 इकाई के रूप में संग्रहित होती है। लेकिन सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है ऊष्मा प्राप्त होती है वो 100 इकाई के रूप में होती है और 98 इकाई जो है वो वापस विकिरित कर दी जाती है। तो इस प्रकार से देखिए सौर विकिरण के द्वारा 100 इकाई ऊर्जा प्राप्त होती है। उसका 100 विकिरण जो इकाई है उसका जो है 2 के रूप में 2 इकाई के रूप में तो संग्रहण होता है और 98 इकाई के रूप में बाहर निकलना होता है। लेकिन बात तो वही 100 इकाई है। यहाँ पर भी 98 + 2 = 100 इकाई, तो 100 इकाई आती है और 100 इकाई जो है यहाँ पर उपभोग कर ली जाती है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है, यानी ऊर्जा को अपन ने कम नहीं किया नहीं इसको बढ़ाया है, केवल इसका क्या किया है अपन ने ऊर्जा का रूपांतरण किया है। कैसे किया है, यहाँ पर तनु तंत्र यानी तनु रूप में थी, फिर इसके बाद में देखिए 98 जो है अति तनु रूप में हो गई और 2% या 2 इकाई जो है सांद्र रूप में ऊर्जा विकिरित या संग्रहित हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ऊर्जा को न तो अपन ने मिटाया है और नई ऊर्जा का अपन ने विनाश किया है, केवल ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अपन दूसरा जो नियम पढ़ रहे थे ऊष्मागतिकी का वो ये है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार जब ऊर्जा स्थानांतरित होती है तब ऊर्जा का कुछ भाग ऐसा रूप धारण कर लेता है जो आगे किसी भी रूप में नहीं बदल सकता है। मतलब जो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार जब ऊर्जा स्थानांतरित होती है तब ऊर्जा का कुछ भाग ऐसा रूप धारण कर लेता है जो आगे किसी भी रूप में नहीं बदलता है। मतलब जो ऊर्जा अपन ने रूपांतरण किया है, ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो रूपांतरण तो हो जाता है लेकिन एक रूप जो है वो ऐसा होता है अंत में जो आगे किसी भी रूप में नहीं बदलता है और वो रूप जो है आगे तक चलता रहता है, वो रूप आगे नहीं बदलता है। इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं अपन। जब कोयले को वाष्पित या बॉयलर में भाप पैदा करने के लिए अपन जलाते हैं तो जलाने पर क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को भाप बनाने में काम में लिया जाता है। मतलब अब अपन क्या करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं, कोयले को जलाते हैं और उससे अपन क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। पानी को गर्म करने से भाप या वाष्प उत्पन्न होती है। कुछ भाग ताप के रूप में आसपास की हवा में बिखर जाता है। समुदाय में भी ऊर्जा की इसी प्रकार रहती है। जब ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में भोजन के रूप में स्थानांतरित होती है, इससे ऊर्जा का अधिकतर भाग ताप के रूप में निर्मोचित होता है और बाकी जीवित ऊतक के रूप में संग्रहित रहता है। यानी जो ऊर्जा समुदाय के रूप में ऊर्जा काम में ली जाती है, जो अपन आगे खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत पढ़ेंगे, उसमें ऊर्जा जो है एक जीव से दूसरे जीव में प्रवेश करती है। केवल ये प्रवेश करती है ऊर्जा जो है वो एक जीव से दूसरे जीव में प्रवेश करती है
इस ऊर्जा का अधिकतर भाग जो होता है वह ताप के रूप में निर्मोचित हो जाता है, यानी तापमान के रूप में यह निर्मोचित हो जाता है, और बाकी जो जीवित ऊतक जो होते हैं उन ऊतकों के द्वारा यह संग्रहित कर ली जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ऊष्मागतिकी का यह द्वितीय नियम था, जिसके अनुसार ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के बाद में एक रूप ऐसा आता है जो आगे नहीं बदलता है। और एक नियम अपन ने यह पढ़ा था कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता और न ही इसको मिटाया जा सकता है। तो ये अपने जो है उस ऊर्जा जो है उस ऊर्जा के बारे में सामान्य सी जानकारी प्राप्त की है, उसके नियम पढ़े हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे जो आपके जीवनीय ऊर्जा जो होती है, बायोजेनिक एनर्जी जिसको अपन कहते हैं, वो भी आपकी ऊर्जा प्रवाह का ही एक जो है पार्ट है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। बायोजीनी या जीवनीय जो आपकी ऊर्जा होती है उसको किस रूप में अपन व्यक्त करते हैं वो अपन जो है इस वीडियो के अंदर देखते हैं। देखिए आगे, जीवनीय ऊर्जा बायोजेनिक एनर्जी जो होती है उसको व्यक्त कैसे करते हैं। देखिए ऊष्मा को व्यक्त करने की जो इकाई होती है सब जानते हैं, कैलोरी होती है, अथवा किलो कैलोरी भी हो सकती है, किलोग्राम कैलोरी भी इसको अपन कह सकते हैं, जिसे संक्षेप में अपन के और CAL लिख सकते हैं, या फिर अपन की और उसके बाद में डॉट लगा के लिख सकते हैं, या फिर इसको अपन अंग्रेजी का के डॉट लगा सकते हैं और CAL फिर बाद में डॉट लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 अंश सेल्सियस मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, अर्थात 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को 1 कैलोरी माना जाता है। जो ऊष्मा दी जाती है उसको अपन 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। एक की जो 1000 होती है, 1000 कैलोरी जो होती है उसको अपन किलो कैलोरी भी कह सकते हैं, यानी 1000 को अपन किस में बदल सकते हैं, किलो के अंदर बदल सकते हैं, और कैलोरी आपका जो है ऊर्जा का जो इकाई या मात्रक अपन कह सकते हैं उसको अपन लिख सकते हैं। ऊर्जा का जीवनीय जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक होता है कैलोरी, और उसको अपन जो है किलोग्राम के अंदर चेंज कर सकते हैं, जिसके साथ में अपन 1000 जो होते हैं, 1000 अगर कैलोरी आपकी है तो उसको अपन 1 किलो कैलोरी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन जीवनीय ऊर्जा को व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद में अपन प्रकृति में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, एनर्जी फ्लो इन नेचर, यानी प्रकृति में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, इसको अपन एक चित्र के द्वारा समझेंगे। ऊर्जा का जो मुख्य जो स्रोत होता है प्रकृति के अंतर्गत सब जानते हैं सूर्य होता है। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत यहाँ पर देखा है सूर्य, सन सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर देखिए ऊर्जा का जो प्रवाह है प्रकृति में कैसे होता है उसको अपन एक चित्र के द्वारा समझते हैं, और उसके आधार पर आप जो है इसको लिख लॉकडाउन आंवला में बाद में आंवला थोड़ा वो तो मन ध्यान से बालक नाथ के बेटे वालों बेटा थोड़ा लेट आऊँगा मैं यार। अरे मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो डाल रहा हूँ यार। जब ग्रोथ है 2 घंटा अगर डेली का एवरेज भी देते आगे तो कोई दिक्कत से करांगे। अगर आपनी इच्छा हो जल्दी ले लिया तो रात में ले लियो, जब दिन में ले लियो, जब दोपहर में ले लियो, जब शांति रहेगी मीटिंग कुछ बनाते हैं।
थोड़ी देर पचा हम आधा घंटा पच बना जी, बना दिया। कट गो और बेटी जो आधो वीडियो बन गो फिर कट गो और मेमोरी फुल हो गई उसी। दूसरो बनाया जो फिर बहुत अच्छा है फिर आधो और बना दियो बिन तो सेव कर दे तो इन्हें पॉज कर दे वो वीडियो ने। इसको करो जो हाँ कर दे तो। देखिए प्रकृति में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किस प्रकार से होता है आपको मैंने बताया था कि जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का मतलब है कि आपके पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य का जो एकमात्र अपना ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। और सूर्य जो है वो सौर ऊर्जा जो है अपने पृथ्वी के ऊपर सूर्य से प्राप्त होती है, जो कि अपने को विकिरण के द्वारा प्राप्त होती है। विकिरण जो होती है वो विकिरण के रूप में यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो हरित पादप, या यहाँ पर देखिए पादक जो है, पादक नहीं है, यहाँ पर देखिए पादप है। और जो हरित पादप होते हैं, ये पादप जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण को विकिरण के रूप में ग्रहण करते हैं। और विकिरण के रूप में ग्रहण करने के बाद में ये जो है कार्बनिक यौगिक में निहित रासायनिक ऊर्जा जो है, कार्बनिक यौगिक में निहित रासायनिक ऊर्जा कार्बनिक यौगिक प्लस ऑक्सीजन के रूप में जो जुड़कर है, कार्बनिक यौगिक जो है ऑक्सीजन के रूप में जो है जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद में यहाँ देखिए एक भोजन जो होता है, भोजन का जो है विघटन होता है। और विघटन होने के बाद में यहाँ पर देखिए श्वसन की प्रक्रिया चलती है। और श्वसन की प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार प्राप्त ऊर्जा में समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। यानी कि क्या होता है कि सौर ऊर्जा जो होती है वो सौर ऊर्जा विकिरण ऊर्जा के रूप में बदलती है। विकिरण ऊर्जा जो है वो प्रकाश संश्लेषित जो पौधे होते हैं, हरे पौधे, उन हरे पादपों के द्वारा अवशोषित की जाती है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण की जाती है, जल जो है वो भी ग्रहण किया जाता है। और ग्रहण करने के बाद में यहाँ पर देखिए कार्बनिक यौगिक बनता है, जिसको अपन कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जब विघटित होता है तो ये कार्बनिक यौगिक और ऑक्सीजन में विघटित होता है। और विघटित होने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। और श्वसन की जो क्रिया होती है वो श्वसन की क्रिया में क्या होता है, कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीजन में विघटन होता है। एटीपी जो होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, वो एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में बदल जाती है। और ये श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ही फास्फेट जो होता है वो फास्फेट जो है किस में बदल जाता है, जल के अंदर। यानी फास्फेट जो है यहाँ पर एडीपी जो है उस एडीपी में 2 फास्फेट होते हैं, यहाँ पर 1 फास्फेट और जुड़ जाता है और ट्राईफॉस्फेट बन जाता है। और साथ में क्या बनता है, यहाँ पर जल बनता है। इस श्वसन की प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार प्राप्त ऊर्जा से समस्त जैविकी क्रियाओं का संचालन भी होता है। इस श्वसन की प्रक्रिया में कार्बनिक यौगिक और ऑक्सीजन का विघटन होता है, जिसके दौरान एटीपी बनती है। और इस एटीपी से क्या होता है कि जो समस्त जीव होते हैं उन जीवों की जो क्रियाएं होती है वो संचालित होती है, विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती है वो यहाँ पर संचालित होती है। इस फ्लो डायग्राम से, परिवहन चित्र से आप जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके सौर ऊर्जा जो है अलग अलग जो है आपके ऊर्जा रूपों के अंदर बदलती है। और जिसके दौरान जो है आगे नेक्स्ट जो है आपके श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है एटीपी। और एटीपी जो है आपके शरीर में व्याप्त होती है, विभिन्न प्रकार की जो आपकी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनको संचालित करती है। तो ये आपका जो है ऊर्जा प्रवाह है। अपन ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रकृति के अंदर जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है वो अपन ने यहाँ पर इस प्रवाह चित्र के द्वारा देखा है। प्रवाह चित्र के द्वारा अपन जो है श्वसन जो होता है और प्रकाश संश्लेषण जो होता है, यानी पादपों के अंदर मान लो या किसी भी जीव के अंतर्गत मान लीजिए आप, यानी पादपों में भी आपकी इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। जंतुओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जंतु जब भोजन करते हैं तो भोजन का श्वसन के दौरान विघटन होता है, तब एटीपी मिलती है। और एटीपी ऊर्जा जो होती है वो अपनी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संचालित करती है। तो ये यहाँ पर अपन ने प्रकृति में जो ऊर्जा प्रवाह है अपन ने देखा है। इसके बाद में जो अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ऊर्जा का रूपांतरण, जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ तक अपन ऊर्जा का जो प्रवाह है यहाँ तक अपन ने देख लिया है। इसके बाद में अपन जो है ऊर्जा का रूपांतरण पढ़ेंगे। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में अगले वीडियो के अंतर्गत अपन बात करते हैं। तो जुड़े रहिए सरस्वती एग्री क्लासेज के जो आपका चैनल है, इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए।
और अधिक से अधिक जो है आप विद्यार्थी जो है इस वीडियो को देखने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।